नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, व्याख्या कौशल क्या है। उत्तर है, इस कौशल के द्वारा विषय वस्तु को कुशल, सरल, स्पष्ट तथा सुगम बनाया जाता है। इसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा विभिन्न सरल कथनों, दृश्य श्रव्य सामग्री तथा उदाहरण की सहायता से विषय वस्तु की व्याख्या के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्याख्या कौशल होता है, व्याख्या कौशल में किसी भी विषय वस्तु के ऊपर, किसी भी समस्या के समाधान करते वक्त श्रव्य दृश्य सामग्रियों की सहायता से उस विषय वस्तु के बारे में व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इसे ही हम व्याख्या कौशल कहते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है, किसी व्यक्ति को किसी विचार, अवधारणा, नियम अथवा क्रिया का बोध कराना व्याख्या कौशल कहलाता है। यह शाब्दिक कौशल है और इसके मुख्य रूप से दो तथ्य हैं। पहला है विद्यार्थी की आयु, परिपक्वता एवं पूर्व ज्ञान के अनुकूल तथा अवधारणा, नियम आदि के अनुकूल उचित कथनों का चयन करना। देखिए दोस्तों, किसी भी नियम, अवधारणा या क्रिया का छात्रों में बोध कराना, छात्रों के मन में बोध कराना व्याख्या कौशल कराता है। और दोस्तों, ये व्याख्या कौशल शाब्दिक कौशल भी होते हैं, जिसमें विद्यार्थी की आयु, परिपक्वता, योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार समस्या का चयन किया जाता है। उस समस्या के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाता है, समस्या से अवगत कराया जाता है और समस्या का समाधान करने के लिए बताया जाता है व्याख्या कौशल में, जिसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अवधारणा, विचार अथवा घटना को समझने के लिए चुने हुए कथनों में अंतर संबंध स्थापित करना और उनका प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, उदाहरण द्वारा दृष्टांत कौशल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कुछ अवधारणाएं इतनी अमूर्त होती हैं कि व्याख्या की सहायता से विशिष्ट बालक उसे ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। ऐसी परिस्थिति में एक कुशल अध्यापक विचार, अवधारणा व सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करता है। उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल एक ऐसी कला है जिसके द्वारा अध्यापक अनुकूल उदाहरणों का न्यायसंगत चयन करता है, विद्यार्थियों के सम्मुख उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करता है ताकि वे संबंधित विचार, अवधारणा, सिद्धांत आदि को अच्छी तरह से समझ सके और उनका उचित प्रयोग कर सकें। देखिए दोस्तों, उदाहरण द्वारा दृष्टांत कौशल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कुछ ऐसी अमूर्त अवधारणा या विषय वस्तु जिसे समझाना बालकों के लिए कठिन होता है। जब बालक उस विषय वस्तु को नहीं समझ पाते तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक कुछ ऐसा उदाहरण लेकर प्रस्तुत होता है, कुछ ऐसा दृश्य श्रव्य सामग्री लेकर प्रस्तुत होता है। उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत का मतलब होता है कि उसे सिद्ध करता है, उदाहरणों के माध्यम से तथ्यों को सिद्ध करते हुए छात्रों को समझाता है। तो इसे दोस्तों उदाहरण द्वारा दृष्टांत कौशल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, दृष्टांत प्रयोग के लिए सुझाव। उत्तर है, दृष्टांत सरल हो, उपयुक्त तथा बोधगम्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है, लंबे व अधिक उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि शिक्षक लंबे व अधिक उदाहरणों का प्रयोग करेगा तो छात्र के मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी। अगला पॉइंट है, वे उपविषय से संबंधित होने चाहिए। जो उदाहरण आप दे रहे हो वो आपके उपविषय से ही संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि आप बता रहे आम के बारे में, आम खट्टा होता है, बल्कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भैया नींबू की तरह आम को नींबू बता दे तो अलग हो जाएगा ना। आम का अचार बनता है तो आप ठीक उसी रिलेटेड संबंधित कुछ बताएंगे तो वह अच्छा रहता है। चौथा पॉइंट है, वे रुचिकर होने चाहिए। जो विषय वस्तु हो वह रुचिकर हो ताकि छात्र उसे सीखने के लिए लालायित रहें। अगला प्रश्न है, कथात्मक कौशल क्या है। उत्तर है, छोटी कक्षाओं में शिक्षण के लिए कथात्मक कौशल का प्रयोग बहुत उपयोगी एवं प्रभावशाली है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को प्राचीन समय के महान पुरुषों, स्त्रियों की, प्रसिद्ध शासकों, सुधारकों, साधुओं, वैज्ञानिकों तथा व्यापार की कहानियां सुनाई जा सकती हैं। बालक स्वभावतः कहानी प्रिय होते हैं। अध्यापक के अंदर इस कौशल का होना अनिवार्य है। इस कौशल के प्रयोग के लिए अध्यापक की कल्पना शक्ति उत्तम हो, अतीत का उचित तथा पूर्ण ज्ञान हो और अवसर के अनुसार कहानियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त संग्रह हो। कथात्मक कौशल ऐसी कला है जिसके द्वारा अध्यापक उचित कहानी का चयन करता है और उसे विद्यार्थियों के सामने उचित रूप प्रस्तुत करता है ताकि वे संबंधित विचार, अवधारणा आदि को अच्छी तरह से समझ सके और उसके आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, कथात्मक कौशल किसे कहते हैं। कथा हम क्यों सुनते हैं, ताकि वह महान जो समाज सुधारक होते हैं, जो प्रसिद्ध शासक होते हैं, जो साधु होते हैं, जो इतिहास के महापुरुष हैं, स्त्री हैं, इनके बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तब बच्चे को शिक्षक जो होता है वह परिस्थिति के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में कहानियाँ बताते हैं ताकि बच्चे के मन में
मोटिवेशन उत्पन्न हो, प्रेरणा उत्पन्न हो, ताकि वह समाज में सकारात्मक कार्य कर सके। दोस्तों, कथात्मक कौशल का प्रयोग बच्चों को प्रेरणा देने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, ताकि वह हमारे प्राचीन समय में ऐसे कार्य हुए, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति उत्पन्न हुए, आप भी वैसा करिए। तो इसके लिए बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है। और दोस्तों, जो कथा कौशल होता है, वह शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक ऐसी कहानियों का उचित चयन करे ताकि वो बच्चे आसानी से समझ सके और उसके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भाषा आकलन का अर्थ क्या है? उत्तर है भारतवर्ष में मातृभाषा का अर्थ। देखिए दोस्तों, भारत में कोई प्रादेशिक भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि, थोड़े से व्यक्तियों की मातृभाषा अंग्रेजी भी है, पर प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त भारत में अनेक उपभाषाएं भी हैं। विद्यालय में उपभाषाएं नहीं पढ़ाई जाती हैं, अतः जिनकी मातृभाषा की उपभाषा है उनके लिए स्कूल में पढ़ाई जाने वाली मातृभाषा न होकर एक नई भाषा ही है। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा व्यक्ति के लिए हिंदी या खड़ी बोली मातृभाषा नहीं है। जब यदि किसी हिंदी परीक्षण में हम ब्रज प्रदेश एवं खड़ी बोली प्रदेश के व्यक्तियों के लिए समान मानक बनाए तो यह न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नगरों में बोली जाने वाली एवं स्कूल में पढ़ाए जाने वाले साहित्यिक हिंदी भाषा पर समान रूप से अधिकार नहीं होगा। जिन व्यक्तियों के स्कूल एवं घर की भाषा समान है उसे निसंदेह लाभ रहेगा। देखिए दोस्तों, मातृभाषा किससे कहते हैं? भारत में दोस्तों 22 मान्यता प्राप्त मातृभाषा हैं, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। दोस्तों, ये सभी जो 22 मातृभाषा है, मातृभाषा जो दोस्तों हैं, यह विशेष क्षेत्रों में और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और दोस्तों, भारत में कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, भारत में कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत में 47% से अधिक लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। अब दोस्तों, यह और बढ़ गई है परसेंटेज। तो दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि भारत की राजभाषा है, और प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। एक राज्य में 2 से अधिक राजभाषा है। उत्तर प्रदेश दोस्तों राजभाषा हिंदी और उर्दू है। और देखिए दोस्तों, जो उपभाषाएं होती हैं, उपभाषाओं के द्वारा आप जो घरेलू गांव की भाषा होती है, जो आपकी घर की भाषा होती है, उसमें आपको विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि दोस्तों आपके मानक भाषा जो कि साहित्य में उसका प्रयोग होता है, वही भाषा आपके विद्यालय में पढ़ा जाता है। जैसे कि कोई ब्रज का रहने वाला व्यक्ति को मानक हिंदी के द्वारा खड़ी हिंदी पढ़ाई जाती है, तो यह उसका मातृभाषा नहीं है दोस्तों, यह उसके घर की भाषा नहीं, तो उसे पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होगी। जबकि दोस्तों, जो व्यक्ति उसके घर में मातृभाषा खड़ी हिंदी पहले से है, तो उसे पढ़ने में खड़ी हिंदी आसानी महसूस होगी। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक विषयों में आकलन। उत्तर है सामाजिक विषयों के अंतर्गत मानव संबंध एवं विभिन्न व्यक्तियों की अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन विषयों के अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य व्यक्तियों को समाज व्यवस्था में अधिक उपयोगी बनाना। इन विषयों में विद्यार्थियों की निष्पत्ति का मापन करने के लिए अनेक परीक्षण बने हैं, पर इनका नैदानिक महत्व संदेहजनक है। परीक्षण के प्रकार के हैं तथ्यात्मक परीक्षणों में किसी विशिष्ट सामाजिक विषय में परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं सूचना का मापन होता है। समस्या निरूपण का चिंतन परीक्षणों में तथा तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। उन तथ्यों की सहायता से समस्या का हल करने की क्षमता का मापन करते हैं। अभिवृत्ति परीक्षणों में समाजशास्त्रों में दी हुई शिक्षा के फलस्वरूप अभिवृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका मापन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आपके विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो कि समाज में चलते हैं। दोस्तों, समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। इन्हीं समाज में दोस्तों हम इतिहास के विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों, भारत के प्रत्येक भूभाग पर जैव विविधता पाई जाती है। प्रत्येक एक भाग पर और अलग भाग पर विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं, जिसे हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जो भारत की प्रशासन व्यवस्था, राजनीति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों को हम विभिन्न परीक्षणों के द्वारा सिद्ध करते हैं और विभिन्न समस्याओं का दोस्तों हम समाधान करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य के प्रकार। उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण या अधिगम उद्देश्य। अब देखिए दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य बहुत ही विस्तृत होता है और व्यापक होते हैं। इनका संबंध शैक्षिक प्रणाली से होता है। ये सामान्य और सैद्धांतिक होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण या अधिगम क्रियाओं द्वारा ही
द्वारा ही संभव है। अब देखिए दोस्तों, जो शैक्षिक उद्देश्य होता है इसका जो विस्तार होता है या बहुत अधिक व्यापक क्षेत्र में होता है, इसका संबंध शैक्षिक प्रणाली से होता है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण या अध्ययन का उद्देश्य विस्तृत नहीं होते हैं, इन्हें कक्षा में ही 40 मिनट के समय प्राप्त किया जा सकते हैं। ये बहुत विशिष्ट होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण क्रियाओं का आयोजन करते हैं और उन क्रियाओं के अंतर्गत ही शिक्षण या अध्ययन उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों में कई उद्देश्य शामिल है, जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग आदि के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण अध्ययन का उद्देश्य होता है, जो शिक्षक होता है अपने 40 मिनट के कक्षा में वह जो पाठ्य योजना बना के आया होता है, जो उसका शिक्षण उद्देश्य होता है उसको वह पूर्ति करता है। इसलिए दोस्तों, जो शिक्षण अध्ययन उद्देश्य होता है या व्यापक नहीं होता है या संकुचित होता है, जबकि दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य जो होता है या व्यापक होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक तथा शिक्षण अध्ययन उद्देश्य में अंतर क्या है। पहला पॉइंट है, शैक्षिक उद्देश्यों के पीछे सामाजिक दर्शन का आधार होता है, जबकि शिक्षण अध्ययन के उद्देश्यों के पीछे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, शैक्षिक उद्देश्य विस्तृत और व्यापक होते हैं। उदाहरण के स्वरूप राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य, जो राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है दोस्तों या विश्व बंधुत्व का उद्देश्य है, जो पूरे एक देश को लेकर चलता है दोस्तों, तो शैक्षिक उद्देश्य कैसा होता है, तो शैक्षिक उद्देश्य विस्तृत होता है, व्यापक होता है। जबकि दोस्तों शिक्षण अध्ययन उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। शिक्षण अध्ययन उद्देश्य किसी एक पॉइंट को पकड़ चलते हैं और उस उद्देश्य का पूर्ति करना होता है। जबकि दोस्तों देखिए, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, शैक्षिक उद्देश्यों में शिक्षण उद्देश्य निहित होते हैं, जबकि शिक्षण उद्देश्यों की सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य को यदि हम दोस्तों एक दूसरे के पूरक कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षण उद्देश्यों की सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों में ही शिक्षण उद्देश्य निहित होता है। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, सभी स्कूल विषयों में शैक्षिक उद्देश्य सामान्य होते हैं, जबकि सभी स्कूल विषयों के शिक्षण अध्ययन उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, सभी स्कूल व विषयों में जो पाठ्यक्रम होता है वह एक समान होता है, लेकिन दोस्तों जो शिक्षण अध्ययन होता है प्रत्येक विद्यार्थी का सीखने का स्तर, प्रत्येक अध्यापक के पढ़ाने का ढंग, प्रत्येक अध्यापक के विभिन्न समस्याओं पर अलग अलग कौशल का प्रयोग करके सिखाने का ढंग अलग अलग होता है। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य सबके एक समान होते हैं, लेकिन दोस्तों जो शिक्षण अध्ययन का उद्देश्य होता है प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रॉबर्ट मिलर। देखिए दोस्तों, उत्तर है रॉबर्ट बी मिलर ने 1962 ईस्वी में मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों के लेखन के लिए एक विधि प्रस्तुत की। मिलर के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए सोपानों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। वे निम्नांकित है। पहला पॉइंट है दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक, शिक्षक को सर्वप्रथम आवश्यक क्रिया का संकेत का वर्णन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट मिलर महोदय कहते हैं कि शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए कि वह विभिन्न जो संकेत हैं, जो विषय वस्तु का जो संकेत होते हैं उसको पहले उसका वर्णन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरे स्थान पर संकेतों या उद्दीपक विशेष जिससे अनुक्रिया होती है का वर्णन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर यह बताते हैं कि जैसा कि जो विषय वस्तु में जो आपका पाठ्यक्रम है, जो उद्दीपक जो बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं, फिर उसका वर्णन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, फिर उस नियंत्रण वस्तु का वर्णन करना चाहिए जिसे सक्रिय बनाना। चौथा पॉइंट है, संपन्न की जाने वाली क्रिया का विवरण दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर अंत में कहते हैं कि जब हम उद्दीपकों का प्रयोग कर लेंगे, बालक का पढ़ने में विषय वस्तु को पढ़ने में बालक का मन रुचिपूर्वक लग जाएगा, तो हम पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम को, संपूर्ण जो विषय वस्तु होगा, जो हमारा शिक्षण अध्ययन होगा, तो उसको हम अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने, ICEAM विधि क्या है। उत्तर है, विशेष रूप से मेगर की विधि की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डॉक्टर दवे ने एक नवीन भारतीय विधि विकसित की, जिसे RCEM मेथड और राइटिंग ऑब्जेक्टिविटीज इन बिहेवियर टर्म कहा जाता है। इस विधि में प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है, साथ ही मानसिक क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस विधि में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को केवल 4 भागों में तथा 17 मानसिक योग्यताओं में बांटा गया है, जो भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, ICEM विधि की विशेषताएं क्या है। उत्तर है, यह शिक्षा के 3 पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक के लिए उपयोगी होती है। जो ICEM विधि होती है वह बालक के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष व मनोगत्यात्मक पक्ष का विकास करती है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि का प्रमुख बल उत्पादन पर न होकर प्रक्रिया पर होता है, कि जिस प्रक्रिया को हम जिस मेथड को अपनाया ताकि उससे बालक जल्दी सीख सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए, क्योंकि यह भारतीय मूल की है अतः भारतीय शिक्षण अध्ययन की परिस्थितियों में ज़्यादा उपादेय है। देखिए दोस्तों, जो ICEM विधि है यह भारतीय मूल की विधि है, तो दोस्तों यह भारत में अधिकतर यह सूट करेगी। चौथा पॉइंट है, इसमें मानदंड कसौटी की रचना करते समय संदेह तथा
भ्रम के अवसर नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने, अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ बताइए। उत्तर है विभिन्न विषयों के शिक्षण अध्ययन के साथ विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो क्रिया कराई जाती है उन्हें पाठ्यांतर क्रियाएं कहा जाता है। ये क्रियाएं अध्यापन के कार्य में तो सहायक सिद्ध होती हैं, अपितु ये क्रियाएं छात्रों के जीवन की शिक्षा देने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। इन क्रियाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छात्र सक्रिय होते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इन विषयों के पढ़ाने के साथ साथ जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर खेलकूद, आपके संगीत, आपके नाटक, रंगमंच का कार्यक्रम और विभिन्न सेमिनार आदि प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। जो ये दोस्तों आदि प्रोग्राम होते हैं, ये विभिन्न विषयों के पाठ्य क्रियाओं में दोस्तों सहायता उत्पन्न करते हैं, जिसे हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।